बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक अच्छी तरह से सीखेंगे और हर एक पार्ट को सॉल्व भी करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, शो डेट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपने शो डेट मतलब शो कर देनी है, साबित कर देनी है, दोनों साइड बराबर आपने लेकर आनी है। ठीक, तो इसमें दो पार्ट दिया हुआ है। पार्ट 1 है रियल पार्ट, आर ए का मतलब होता है रियल पार्ट, आइटा जेड, जो कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर उन्होंने दिया हुआ है। तो जेड के लिए आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ले सकते हैं। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कहा है तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप यहाँ लेंगे ना जेड और जेड की जगह पर, तो ये दोनों साइड रियल ऑफ आइटा जेड इक्वल टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये दोनों बराबर होंगे। ये आपने प्रूफ कर देने हैं। ठीक, तो प्रूफ के लिए सबसे पहले आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि जेड के लिए आप लेंगे एक्स प्लस आइटा वाई। आप किसी भी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड के लिए ले सकते हैं। ठीक, जैसे कि प्लस आइटा वाई या किसी भी नंबर को भी आप ले सकते हैं, वो भी दोनों साइड बराबर ही आएंगे। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को पहले सोल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को देखते हैं कि बराबर आते हैं या नहीं, बल्कि बराबर आना ही चाहिए क्योंकि शो डेट कहा है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ आइटा जेड। तो हमने जेड के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिया था वो था x प्लस आइटा वाई। अब आपने क्या करना है, यहाँ आइटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड पर आइटा को। तो आइटा इंटू एक्स प्लस आइटा वाई आ गए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आइटा ज़रब एक्स, आइटा एक्स में लिख सकता हूँ, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस आइटा स्क्वायर वाई में लिख सकता हूँ। ठीक, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आइटा स्क्वायर के लिए यहाँ मैं पुट कर दूंगा -1, क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 के ही बराबर होते हैं। अगर इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो प्लस माइनस -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वाई ही आएंगे। ठीक, इस तरह से आइटा जेड आ गए आपके पास, आइटा एक्स माइनस वाई। अब यहाँ से आपने रियल पार्ट को लेनी है, तो रियल पार्ट जो आइटा के बगैर होंगे वो रियल पार्ट होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो टर्म है इसे हम आइटा, यकीनन यहाँ आइटा नहीं है तो ये रियल पार्ट होंगे। जहाँ आइटा होंगे उसके साथ जो टर्म होंगे वो आपका इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है, समझ गए। तो आपने इसका क्या करना है, रियल पार्ट लेनी है। तो रियल पार्ट ऑफ आइटा जेड के लिए मैं लिख सकता हूँ -y, समझ गए, जो कि एक रियल पार्ट ही है। ठीक हो गया, तो ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह अगर मैं राइट हैंड साइड को सोल्व कर दूं तो आप देख सकते हैं क्या आएंगे, जेड जो कि हमने लिया था एक्स प्लस आइटा वाई। अब इसका आपने इमेजिनरी पार्ट लेनी है, तो इमेजिनरी पार्ट जो कि आइटा के साथ होंगे वो आपका इमेजिनरी पार्ट होंगे। तो आइटा के साथ प्लस वाई है तो वाई ही लिखूंगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने करना क्या है, माइनस को मल्टीप्लाई कर देनी है, इस साइड पर भी माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और इस साइड पर भी आपने माइनस को मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ आइटा जेड -y आ चुके हैं, और इसी तरह माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड भी -y आ चुके हैं। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर ही आ रहे हैं। हिंस प्रूफ करके आप लिखेंगे। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ हिंस प्रूफ या डेट शोर्ट करके भी आप लिख सकते हैं। अगला पार्ट करते हैं, तो इस पार्ट में दिया हुआ है इमेजिनरी पार्ट ऑफ आइटा जेड इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड। तो जेड के लिए आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर सकते हैं। तो यहाँ दोबारा हम एक्स प्लस आइटा वाई ही लेट करेंगे। तो आप ए प्लस आइटा वाई, ए प्लस आइटा बी या किसी भी दूसरे नंबर को लेट करके भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है आइटा जेड, आपने इसको सॉल्व कर देनी है। तो पहले आपको चाहिए जेड जो कि एक्स प्लस आइटा वाई लिया था। अब इसके साथ आपने आइटा को मल्टीप्लाई कर देनी थी, तो आइटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी से। तो आपने अभी सीखा है, तो यहाँ से आइटा एक्स होंगे और आइटा स्क्वायर और वाई होंगे। यहाँ से मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो आइटा एक्स प्लस इंटू -1 में इसे पुट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आइटा एक्स और -y आ चुके हैं आइटा जेड, समझ गए। और इसी तरह यहाँ से आपने इमेजिनरी पार्ट को लेने हैं, पहले रियल को लिया था, अब आप इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ आइटा जेड लेंगे। तो जो आइटा के साथ होंगे वो आपका इमेजिनरी होंगे, तो प्लस एक्स है आपके पास तो एक्स ही में लिखूंगा। ठीक, तो इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुके हैं। अब राइट हैंड साइड को अगर मैं देखूं तो राइट हैंड साइड
तो इसके लिए रियल पार्ट ऑफ z आपने लेनी है, ठीक। तो z के लिए हमने कहा था x प्लस आइटा y लेट किया था, तो यहाँ से रियल पार्ट जो है इसका वो क्या होंगे, ये वाला आइटा के बगैर जो नंबर होंगे, जो टर्म होंगे, वो आपका रियल पार्ट होंगे, ठीक। तो यहाँ से मैं x लिख सकता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये और ये दोनों आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर ही आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ हिंस प्रूव्ड करके, ठीक। हिंस प्रूव्ड लिखूंगा मैं आखिर में। अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, यूज द अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू प्रूव दैट। तो टू प्रूव दैट मतलब साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए यूज इस्तेमाल करें द अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉपर्टीज का आपने यूज करके आपने इन दोनों को प्रूफ करना है, ठीक। तो तीसरा भी है, वो भी हम प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए आपने याद रखना है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के भी। जिस तरह रियल नंबर के हमने प्रॉपर्टीज सीखा था, उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर के भी प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक। कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज है इसमें जो यहाँ यूज होंगे, उन दो की अगर मैं बात करूँ तो एक होते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो चाहे आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर सेम ही आएंगे। या यूँ समझें कि अगर 3 होना तो ब्रैकेट को आप यहाँ पहले 2 के साथ अगर हो तो यकीनन आप बाद वाले 2 के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, या बाद वाले के 2 के साथ ब्रैकेट हो तो पहले वाले के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने रियल में सीखा था ABBA करके, इसी तरह Z1 Z2 इक्वल टू Z2 Z1 के बराबर होते हैं। ये 2 प्रॉपर्टीज आपने याद रखना है, तो ये खुद बहुत प्रूफ हो जाएगा, ठीक। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं Z1 Z2 Z3 Z4, और यहाँ दिया हुआ है 1 3 2 4, मतलब 3 को पहले लाया हुआ है, 2 को बाद में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू कर दूँ तो Z1 Z2, इसके लिए हम कहेंगे Z1 यानी A वाला जो टर्म है ये, फिर B और C। तो A और B C यानी B और C के साथ बाद में ब्रैकेट हो तो आप इसके लिए पहले ब्रैकेट यूज कर सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक, या उसकी मदद से आप यहाँ क्या कर सकते हैं, ये बाद वाले के साथ जो ब्रैकेट होना तो उसको आप पहले के साथ यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, इस ब्रैकेट को यहाँ से यहाँ लेकर आए हैं, तो हमने यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज किया है। तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये वाला भी टर्म आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। तो हर एक की बात ये लिखेगा ज़्यादा बेहतर होंगे। इसके बाद यहाँ से मुझे चाहिए Z3 इस साइड पर, तो इन तीनों के लिए मैं दोबारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करूंगा। तो Z1 Z2 Z3 के लिए Z2 Z3 बाद वाले जो 2 टर्म है उसके साथ मैं ब्रैकेट यूज कर सकता हूं, ठीक। तो इस तरह से Z2 और Z3 के साथ ब्रैकेट आएंगे, मतलब ब्रैकेट यहाँ यूज कर सकते हैं। तो दोबारा आप यहाँ एसोसिएटिव ला यूज करेंगे। इसके बाद मुझे चाहिए Z3 यहाँ, Z2 यहाँ, ठीक। तो इसके लिए Z2 और Z3 अगर हो तो Z3 पहले और Z2 बाद में मैं लिख सकता हूँ कि किस प्रॉपर्टी के मुताबिक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से आप इसे यहाँ 3 को पहले 2 को बाद में आप लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये बन जाएगा। अब मुझे चाहिए Z1 Z3 Z2 Z4, तो Z4 बाहर ही रहने देते हैं यहाँ फिलहाल के लिए। यहाँ से दोबारा अगर मैं दोबारा यूज़ करूँ तो ब्रैकेट को मैं Z1 Z3 के साथ यूज़ करूँगा, Z2 बाहर रहेंगे। तो यहाँ भी आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया है, तो ये आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद Z1 Z3 और Z2 Z4 को मैं अलग अलग लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो 2 टर्म है ना, Z1 Z3 Z2 और Z4, ये ABC आप समझ सकते हैं। तो ब्रैकेट को मैं यहाँ से हटा के यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, किसके मुताबिक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक, ठीक। तो यहाँ भी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया है, तो Z1 Z3 Z2 Z4 आएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं Z1 Z3 Z2 Z4 आ चुके हैं राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड आप इसे लिखेंगे, ठीक। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो है वो Z3 Z1 Z2 ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप देख सकते हैं, ये जो हमने यहाँ तक लेकर आए हैं तो इसको आप ये प्रूफ कर सकते हैं किस तरह से। Z1 Z2 Z4 ये दिया हुआ है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, Z3 और Z1 Z2 और Z4, तो इन तीनों के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो Z2 Z4 और
Z1 के लिए आप ब्रैकेट को यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों के साथ ब्रैकेट था, अब हमने इन दोनों के साथ ब्रैकेट यूज़ करना है, ये और इस टर्म के साथ है। यहाँ से ब्रैकेट को उठा के यहाँ पर कर देनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप आपने यूज़ किया है तो यकीनन यहाँ यही लिखेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं मुझे चाहिए Z1 Z2, तो इन तीनों के लिए मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा? Z2 Z4 का जो ब्रैकेट है उसको पहले लेकर आऊँगा तो Z1 Z2 हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये आपका राइट हैंड साइड जो इस तरफ वाला था वो आ चुके हैं, तो आप यहाँ से हिंस प्रूव करके लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, प्रूव दैट फॉर z बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर। तो z एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये उन्होंने खुद कहा है। तो कम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होते हैं आप जानते ही है। तो x प्लस आइटा y के फॉर्म में आ जाए तो उसे हम कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो ये z जो है कम्प्लेक्स नंबर है, उन्होंने खुद कहा हुआ है। ठीक, अब आपने प्रूव कर देनी है। पार्ट 1 है z इज रियल इफ एंड ऑनली इफ। तो आई डबल एफ का मतलब होते हैं इफ एंड ऑनली इफ। तो ये z इक्वल टू z का कंजुगेट हो तो उस सूरत में z एक रियल पार्ट होंगे, ये आपने प्रूफ कर देनी है। ठीक, तो जब भी इफ एंड ऑनली इफ आए तो इस सूरत में आपने करना क्या है, ये आप यहाँ से z इक्वल टू z का कंजुगेट लेट करके फिर इसको सिंप्लीफाई करके z एक रियल नंबर प्रूफ कर देनी है। ठीक, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब आप इसके बाद कन्वर्सली भी आपने क्या करना है, z एक रियल नंबर है ये आपने लेट करना है, फिर इसके बाद सोल्व करके z इक्वल टू z का कंजुगेट आपने प्रूफ कर देनी है। ठीक, जब भी एन ऑनली आ जाए तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से लेट करते हैं z जो कि प्रूफ में सबसे पहले आप प्रूफ लिखेंगे, यहाँ प्रूफ करना है इसलिए। तो यहाँ से लेट करेंगे एक z को कम्प्लेक्स नंबर को, जिसके लिए आमतौर पर हम x प्लस आइटा ही लेते हैं। तो यहाँ भी हम x प्लस आइटा y ही लेंगे। लेने के बाद आप देख सकते हैं z इक्वल टू z का कंजुगेट। तो यहाँ से आप मुझे चाहिए z का कंजुगेट। तो z का कंजुगेट के लिए x प्लस आइटा y का कंजुगेट होंगे। कंजुगेट के लिए यकीनन आइटा के साथ जो भी टर्म होंगे उसका साइन को चेंज कर देना था। तो ये आ गए आपके पास x माइनस आइटा y z का कंजुगेट। समझ गए? अब यकीनन उन्होंने z इक्वल टू z का कंजुगेट कहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, z की जगह पे x प्लस आइटा y लिखूँगा और z के कंजुगेट के लिए x माइनस आइटा y। समझ गए? अब देखते हैं कि क्या ये रियल z इज रियल आते हैं या नहीं। तो इसमें x प्लस आइटा y माइनस ये सारे टर्म एक साइड पे कर दूँ तो माइनस एक्स होंगे, ये प्लस आइटा y होंगे इक्वल टू 0। यहाँ से ये कैंसिल कर सकता हूँ, तो आइटा y प्लस आइटा y मतलब 2 आइटा y में इसे लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। समझ गए? अब यहाँ आप देख सकते हैं आइटा तो -1 का रूट होते हैं, ये तो 0 कभी भी नहीं होंगे। जबकि अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो 2 आइटा उस साइड पर जाके ये 0 और 2 आइटा मतलब 0 ही रहेंगे। समझ गए? अब आप देख सकते हैं कि अगर z इक्वल टू z का कंजुगेट हो तो इस सूरत में z जो है वो क्या आ रहे हैं, x प्लस आइटा 0। ठीक, y जो है उसकी जगह पे 0 पुट करेंगे तो z इक्वल टू x आ रहे हैं, जो कि आपका क्या है, रियल पार्ट ही है। ठीक, तो हेंस यहाँ आप लिख सकते हैं z या कम्प्लेक्स नंबर या z इज रियल करके, जो कि सवाल में दिया हुआ है। तो उसी हिसाब से आप z इज रियल करके आप यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से आपका ये पार्ट प्रूफ हो जाएंगे। अब आप कन्वर्सली भी करेंगे, तो कन्वर्सली अगर मैं देखूँ तो इसमें आपने करना क्या था, सबसे पहले z एक रियल आपने लेट कर देनी थी, फिर ये बराबर आते हैं या नहीं ये आपने चेक कर देनी है। ठीक, तो z इज रियल है ये आप लेट करेंगे। जब एक z जो है वो रियल हो तो उस सूरत में इट्स मीन उसका जो इमेजिनरी पार्ट होंगे वो 0 होंगे। ठीक, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ इट्स मीन इमेजिनरी पार्ट इज 0, इस इमेजिनरी पार्ट इज 0 करके मैं इसे लिख सकता हूँ, या यूँ कह सकता हूँ कि यहाँ से इमेजिनरी पार्ट नहीं है करके मैं लिख सकता हूँ। ठीक, इट्स मीन नो इमेजिनरी पार्ट करके। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं z इक्वल टू x आएंगे, x प्लस आइटा 0 भी आप लिख सकते हैं, z इक्वल टू x होंगे। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो z इक्वल टू x तो आ चुके हैं, मुझे चाहिए z का कंजुगेट। तो z का कंजुगेट अगर मैं इसी का ले लूँ तो x ही रहेंगे, आइटा नहीं है तो यकीनी बात है साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक, हेंस या सो करके आप लिख सकते हैं z इक्वल टू z का कंजुगेट, हेंस
हिंस क्या होंगे, z जो है वो अगर इफ z इज रियल देन क्या होंगे, z जो है इक्वल टू z का कंजुगेट होंगे। ठीक, तो आप यहाँ से हिंस प्रूव करके लिख सकते हैं। तो करना क्या था आपने, z इज रियल लेके फिर इसको z इक्वल टू z का कंजुगेट प्रूव करना है, और कन्वर्सली भी आपने प्रूव करना है z इक्वल टू z का कंजुगेट हो तो ये एक रियल होंगे, ये आपने प्रूफ कर देनी थी। तो यही आपका प्रूफ होंगे। इसके बाद अगला पार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 आप देख सकते हैं z माइनस z का कंजुगेट डिवाइड बाई z प्लस z का कंजुगेट आइटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाई रियल पार्ट ऑफ z। इन दोनों को आपने प्रूफ कर देनी है कि ये दोनों बराबर है। ठीक, तो कम्प्लेक्स नंबर है, उन्होंने खुद कहा था, तो आपने लेट कर देनी है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके लिए मैं दोबारा x प्लस आइटा ही ले रहा हूँ। ठीक, आप किसी भी दूसरे अल्फ़ाबेट को ले सकते हैं। तो इसका कंजुगेट जो है वो आपको चाहिए यहाँ से, तो z का कंजुगेट निकालेंगे तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ x प्लस आइटा y का कंजुगेट, फिर दोबारा लिखूंगा तो ये x माइनस आइटा y हो जाएंगे। अब आपने करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सोल्व करेंगे, बराबर लेकर आनी है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं सोल्व कर दूँ तो z माइनस z का कंजुगेट होंगे डिवाइडेड बाई z प्लस z का कंजुगेट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो z की जगह पे मैं लिखूंगा x प्लस आइटा y, और बल्कि माइनस है तो यहाँ z का कंजुगेट के लिए मैं लिखूंगा x माइनस आइटा y, और डिवाइडेड बाय x प्लस आइटा y, और कंजुगेट के लिए प्लस लिखने के बाद x माइनस आइटा y लिखूंगा। ठीक, अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर देनी है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, ये ब्रैकेट आपने लाजमन यूज़ करके फिर माइनस को मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, नहीं तो इसके साथ माइनस आएंगे, इसके साथ नहीं आएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा या प्रूफ नहीं होंगे। माइनस माइनस प्लस आइटा y, अब डिवाइडेड बाय x प्लस आइटा y होंगे, प्लस है तो प्लस x और प्लस माइनस माइनस आइटा y। अब यहाँ से ये प्लस है ये माइनस है, इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ, और ये प्लस है और ये माइनस है, आइटा y दोनों सेम है तो मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ। इस तरह से आइटा y प्लस आइटा y मतलब 2 आइटा y आ रहे हैं, और नीचे आ रहे हैं आपके पास x प्लस x मतलब 2x। ठीक, तो यहाँ से 2 को मैं कैंसिल कर दूँ, बचा क्या, आइटा y और x बचा है। तो यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब राइट हैंड साइड को अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो आप देख सकते हैं आइटा है और इसके बाद इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के लिए x प्लस आइटा y, और डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ x, तो x प्लस आइटा y ही होंगे। ठीक, अब यकीनी बात है आइटा, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये जो आइटा के साथ जो भी टर्म होंगे वो आपका इमेजिनरी पार्ट होंगे, तो यहाँ से मैं y लिख सकता हूँ। और रियल पार्ट ऑफ, तो यकीनन इस जो आइटा के बगैर होंगे वो आपका रियल पार्ट होंगे, जैसे कि x आपका क्या है, रियल पार्ट है। ठीक, यहाँ इस x प्लस आइटा y में, तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो ये जो आइटा y और x है ये और आइटा y और x दोनों बराबर आ चुके हैं। तो हिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूव करके आप यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट, तो लिखिएगा, यहाँ जगह नहीं है तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद इसको लिख सकते हैं, लिखिएगा। ठीक, अगला पार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 आप देख सकते हैं z इज एदर रियल और इमेजिनरी इफ एंड ऑनली इफ z का कंजुगेट का स्क्वायर इक्वल टू z का स्क्वायर। अब आपने करना क्या है, हम सीख चुके हैं कि पार्ट 1 में, तो इफ एंड ऑनली इफ हो तो उस सूरत में आपने इसको पहले लेट करके, यानी ये दोनों इक्वल लेके ये प्रूफ करना है कि z जो है रियल भी होंगे, एदर का मतलब रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी। ठीक, तो ये आपने प्रूफ कर देनी है पहली चीज़, और आपने z इज एदर रियल और इमेजिनरी लेट करके फिर आपने ये प्रूफ करना है कि ये बराबर ही होते हैं। ठीक, तो प्रूफ के लिए सबसे पहले जो हमने लेट करना है वो तो z इक्वल टू x प्लस आइटा y ही लेट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से पहले इसको लेट करके इसको सिंप्लीफाई करके इसको प्रूफ करते हैं कि z जो है रियल भी होंगे, इमेजिनरी भी। तो इसके लिए यहाँ से z का कंजुगेट का स्क्वायर जो है वो इक्वल टू z का स्क्वायर मैं लिख के इसमें पुट कर दूँ, तो z का कंजुगेट यानी x प्लस आइटा y का कंजुगेट का होल स्क्वायर, और दोबारा z मतलब x प्लस आइटा y का होल स्क्वायर। समझ गए? तो यहाँ से माइनस होंगे आइटा y का होल स्क्वायर। तो इसको मैं जल्दी से सॉल्व करता हूँ क्योंकि आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो यहाँ से फार्मूला लगेंगे x a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर, ठीक, माइनस 2a और आइटा वाई भी आएंगे इसके साथ, समझ गए। इक्वल टू ये प्लस का फार्मूला लगेंगे यहाँ, तो a का स्क्वायर प्लस आइटा वाई का स्क्वायर और प्लस 2x आइटा वाई, समझ गए। तो यहाँ से मैं इन सबको एक साइड पर कर दूँ, या डायरेक्टली मैं ये भी प्लस है उस साइड पर, ये भी प्लस है, आइटा वाई का होल स्क्वायर सेम है, तो मैं इस तरह से कैंसिल भी कर सकता हूँ, या इस साइड पर ले जाके माइनस करके कैंसिल कीजिएगा, ये ज़्यादा बेहतर होंगे। ये प्लस एक्स स्क्वायर से सेम है, कैंसिल कर सकता हूँ। अब माइनस 2x आइटा वाई प्लस 2x आइटा वाई, अब आप इसको इस साइड पर लेकर आएंगे तो माइनस होंगे, तो आपने इसको उस साइड पर ले जाके प्लस करके फिर इस पूरे टर्म को इस साइड पर लेकर आने हैं, ठीक। तो यहाँ से 4x आइटा वाई इक्वल टू 0 मैं लिख सकता हूँ, समझ गए। या इसको इस साइड पर लेकर आएंगे तो माइनस आएंगे, माइनस को उस साइड पर भेज दो तो दोबारा प्लस में ही आप समझ सकते हैं माइनस डिवाइड होंगे तो दोबारा 0 ही रहेंगे। अब आप देख सकते हैं आइटा और 4 नंबर है, इसको मैं उस साइड पर लेकर जाऊँ तो एक्स वाई इक्वल टू 0 और 4 आइटा मतलब 0 ही होंगे, समझ गए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू 0 हो तो या तो x 0 होंगे या y 0 होंगे, ठीक। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर x 0 हो, इफ x 0 हो तो इसका मतलब क्या होंगे, जो z हमारा कम्प्लेक्स नंबर है वो इमेजिनरी होंगे, 0 प्लस आइटा वाई होंगे ना, तो इसका मतलब ये इमेजिनरी होंगे। और अगर यहाँ से मैं लिखूँ तो इफ y इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब z जो है हमारा x ही रहेंगे, तो इसका मतलब ये रियल होंगे, ठीक। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि या तो ये इमेजिनरी, इधर का मतलब इमेजिनरी भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ हिंस प्रूव करके, ठीक। तो ये काम तो हो गए। अब आपने दूसरा जो काम है वो क्या करना था, यहाँ से रियल एक z जो है वो लेट करेंगे यहाँ, सॉरी, तो लेट यहाँ से पूरा z इज एदर रियल और इमेजिनरी लिखेंगे, तो ये लेट करेंगे तो यकीनी बात है अगर इफ z जो है वो पहले हम रियल ही लेते हैं, ठीक। तो इफ z इज रियल लेंगे तो जो हमारा z होंगे वो क्या होंगे, x ही होंगे, ठीक। z इज रियल का मतलब z x होंगे। और अगर मैं इफ z इमेजिनरी ले लूँ तो यहाँ से z इक्वल टू आइटा y ही होंगे, समझ गए। अब आप देख सकते हैं कि अगर z इक्वल टू x और z इक्वल टू आइटा y में ले लो ना, तो यहाँ से आपका z का जो कंजुगेट का होल स्क्वायर है वो z का स्क्वायर आप बराबर आते हैं या नहीं, ये आपने अलग अलग चेक कर देनी है ना। तो z का कंजुगेट का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर, तो कंजुगेट यकीनी बात है आइटा नहीं है तो x ही रहेंगे, स्क्वायर होंगे, x का स्क्वायर ही रहने देते हैं। तो आप कह सकते हैं हिंस प्रूव मतलब दोनों साइड बराबर आ रहे हैं, ठीक। और दूसरी चीज़ यहाँ से अगर मैं देखूँ तो दोबारा पुट करेंगे z का कंजुगेट का होल स्क्वायर इक्वल टू z का स्क्वायर, तो इसमें अगर मैं, सॉरी ये नहीं आना चाहिए था, तो आइटा y का होल स्क्वायर इक्वल टू आइटा y का होल स्क्वायर ही होंगे। अब कंजुगेट है तो यकीनन यहाँ से माइनस होंगे, अब स्क्वायर में यकीनन आप जानते ही है कि ये प्लस में ही आएंगे, तो इसके लिए प्लस में लिख सकता हूँ आइटा y का स्क्वायर आइटा y का होल स्क्वायर, समझ गए। तो इसके लिए भी आप हिंस प्रूव करके लिखेंगे। तो इसके लिए अगर मैं दोबारा बता दूं तो आपने करना क्या था, ये लेट करके इसको प्रूफ करना था, तो लेट किया, करने के बाद पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आखिर में x और y की वैल्यू आएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये अगर x 0 हो तो इमेजिनरी होंगे, y 0 हो तो रियल होंगे, तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। और इसी तरह से अगर z और रियल और इमेजिनरी अगर लेट करेंगे तो रियल लेट करेंगे, पुट करेंगे तो आपको x स्क्वायर ही मतलब दोनों साइड बराबर आएंगे। अगर इफ z, यहाँ ये भी लिखना था इफ z इज इमेजिनरी, ठीक। तो अगर ये इमेजिनरी हो तो इस सूरत में z इक्वल टू आइटा वाई, आप z का कंजुगेट लेंगे तो माइनस होंगे, लेकिन स्क्वायर की वजह से इसके लिए प्लस आप लिख सकते हैं, तो दोबारा ये दोनों साइड बराबर ही रहेंगे, ठीक। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इफ z1 इक्वल टू 2 माइनस 3 आइटा एंड z1 z2 का एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 16, फाइंड z2 का एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक। तो ये जो दो लाइन है इसे एब्सोल्यूट भी कहेंगे, मैग्नीट्यूड भी कहेंगे, मॉड भी आप कह सकते हैं याद करके। तो इसका आपने करना क्या है, z2 का मैग्नीट्यूड आपने निकालने हैं, ठीक। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने सीखा था कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका रूट लेंगे,
तो यकीनी बात है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएंगे। जैसे कि z अगर x प्लस वाई आयोटा हो तो z का एब्सोल्यूट होंगे स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, अब आपने यहाँ एक चीज़ एक प्रॉपर्टी याद रखनी है एब्सोल्यूट की, वो क्या है, z1 z2 का अगर मल्टीप्लाई करने के बाद मैग्नीट्यूड ले ले या z1 अलग मैग्नीट्यूड z2 का अलग मैग्नीट्यूड लेके मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का आंसर सेम ही आएंगे। ये प्रॉपर्टी आपने याद रखना है। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं z1 z2 का एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हुआ है, ये भी उन्होंने एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं z का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो जो यहाँ से आंसर आएंगे उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनी बात है z2 का एब्सोल्यूट रहेंगे, यहाँ इस नंबर को इस साइड पर भेज के z2 का एब्सोल्यूट आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप सॉल्यूशन पूरा लफ्ज़ लिखने के बाद आप देख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं करके ये जो प्रॉपर्टी है वो आप लिखेंगे। क्या है आपके पास z1 z2 का एब्सोल्यूट वैल्यू ये बराबर होते हैं, z1 का एब्सोल्यूट अलग और z2 का एब्सोल्यूट अलग। ठीक, अब मुझे यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है वो तो है, लेकिन जो वैल्यू मुझे चाहिए वो है z1 का एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक, z2 का एब्सोल्यूट निकालने के लिए तो z1 आपके पास कम्प्लेक्स नंबर जो कि दिया हुआ है इसका आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, -3 भी साथ रखेंगे, स्क्वायर होके प्लस में आ जाएंगे, फिर भी आपने एक दफ़ा माइनस लिखना भी है। ठीक, तो 4 + 3 9 होंगे, यहाँ से मैं देख सकता हूँ 9 + 4 13 आ रहे हैं। ठीक, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो गए z1 का। अब यहाँ पुट कर दूँ तो z1 z2 के लिए उन्होंने 16 दिया हुआ था, z1 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू हमने निकाला तो ये 13 आ गए, और z2 आपने निकालनी है तो मैं यहाँ इसको ऐसे ही लिखूँगा, ये मल्टीप्लाई है तो इसको इस साइड पर भेज दूँ तो ये आ गए आपके पास 13 डिवाइड में आ गए, तो ये z2 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो गए। ठीक, अब इसको यकीनन आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर होना चाहिए, जो कि z2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 16 और √13 होंगे। ठीक, अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं इफ z1 एंड z2 आर एनी कम्प्लेक्स नंबर देन प्रूव दैट, तो दोबारा प्रूफ करना है इन दोनों साइड को, जबकि इसमें एक चीज़ यहाँ मिसिंग है वो आप करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ इसको रख के ये दोनों बराबर कभी भी नहीं आ रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए आपने करना क्या है, ये दोनों साइड बराबर है ये आपने प्रूफ कर देनी है। तो z1 और z2 एनी कम्प्लेक्स नंबर आप ले सकते हैं, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को आप यहाँ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ प्रूफ में करूँगा क्या, लेट कर दूँगा एक जो कि z1 के लिए मैं कह सकता हूँ a + आइटा b लेते हैं। ठीक, और z2 के लिए जो कम्प्लेक्स नंबर लेंगे वो c + आइटा d आप ले सकते हैं। ठीक, या x + आइटा y l + आइटा o करके किसी भी दूसरे अल्फ़ाबेट को आप लिख सकते हैं। तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर लेंगे, लेने के बाद इसको प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ से मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दूंगा, तो जल्दी से इसको करते हैं क्योंकि आप प्लस माइनस एब्सोल्यूट वगैरह सारी चीज़ें सीख कर आए हैं। तो सबसे पहले मुझे z1 + z2 कर देनी है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा z1 + z2 का एब्सोल्यूट वैल्यू का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक, तो मैं ये लिख के आपको दिखाता हूँ क्योंकि आप जानते ही है किस तरह से करना है। तो इस तरह से जब आप z1 a + आइटा b, z2 के लिए c + आइटा d पुट करेंगे तो प्लस कर देंगे, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो प्लस करने के लिए यकीनी बात है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए आपने रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देनी थी, जो कि a + c रियल है और आइटा को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो b + c आपका इमेजिनरी पार्ट होंगे। एब्सोल्यूट लेने के लिए मुझे ये अलग अलग चाहिए था तो अलग कर देंगे। अब एब्सोल्यूट के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो कि b + d है इसका स्क्वायर लेंगे, और साथ साथ एब्सोल्यूट कहा है तो इसका रूट भी होंगे, और स्क्वायर जो कि उन्होंने खुद दिया हुआ है वो स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो ये 2 इसके साथ कैंसिल होकर a + c का होल स्क्वायर प्लस b + d का होल स्क्वायर रहेंगे। ठीक, अब फार्मूला यूज़ करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ac होंगे, यहाँ b का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर प्लस 2bd होंगे। तो इस तरह से ये आपको z1 + z2 का एब्सोल्यूट जो है या मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आ जाएंगे। अब इसको हम इसी तरह से ही निकालेंगे, इसके बाद इसमें से इसके आंसर को माइनस कर देंगे। तो इसको भी मैं जल्दी से करके दिखाता हूँ।
तो Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, यानी दोबारा वही सारे करके यहाँ लाएंगे और जो आएंगे यकीनन इसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास Z1 माइनस Z2 यानी प्लस आइटा बी माइनस सी प्लस आइटा डी, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। अब रियल पार्ट ए माइनस सी है, इमेजिनरी आइटा बी माइनस आइटा डी है, तो आइटा कॉमन लेंगे, बी माइनस डी बचेंगे, आइटा बाहर आएंगे, इसका एब्सोल्यूट का स्क्वायर। अब एब्सोल्यूट निकालने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर ए माइनस बी सी का स्क्वायर, इमेजिनरी का स्क्वायर बी माइनस डी का स्क्वायर और इसका रूट लेंगे, तो ये कैंसिल हो के आपके पास ये आएंगे। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से, का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ac, यानी बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर माइनस 2bd, ये आएंगे आपके पास Z1 माइनस Z2 का एब्सोल्यूट का होल स्क्वायर। अब आपने करना क्या था, Z1 प्लस Z2 का एब्सोल्यूट का स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 का एब्सोल्यूट का स्क्वायर, तो इस पूरे टर्म में से इसको आपने माइनस कर देनी है, ठीक। तो माइनस करने के लिए यकीनन सारे साइन चेंज होंगे, तो आप देख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो ये कैंसिल होंगे, सी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर ये कैंसिल होंगे, ये प्लस 2ac माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ में 2ac प्लस 2ac को मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डी का स्क्वायर कैंसिल होंगे और ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो मैं प्लस 2bd माइनस माइनस प्लस 2bd लिखूंगा, ठीक। आप इन दोनों को लिख के कैंसिल कीजिएगा, ठीक, दो एक स्टेप लिखिएगा बेहतर होंगे। तो यहाँ से ac भी था, तो 4ac यहाँ होंगे और यहाँ कितना होंगे दोबारा bd मतलब 4bd रहेंगे, समझ गए। तो इस तरह से ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ चुके हैं। अब राइट हैंड साइड को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो आप देख सकते हैं फॉर रियल ऑफ Z1, तो मैं लिख सकता हूँ फॉर रियल पार्ट ऑफ Z1, तो Z1 जो है वो a प्लस आइटा b था, तो यहाँ से रियल पार्ट a है तो मैं लिख सकता हूँ a, समझ गए। और Z2 का रियल पार्ट, तो Z2 का रियल पार्ट c है तो मैं यहाँ c लिख सकता हूँ और इसके बाद प्लस कर देंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 और इसके बाद इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, यानी इसका इमेजिनरी पार्ट होंगे b और इसका भी इमेजिनरी पार्ट होंगे आपके पास d। यहाँ से आप इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो यकीनन आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर आ चुके हैं, ठीक। तो ये रहा आपके पास आंसर में, यानी प्रूफ हिंस प्रूव्ड करके लिखेंगे, आंसर नहीं होगा, तो यहाँ हिंस प्रूव्ड आप इसके साथ लिखेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, यहाँ अगर मैं 4 इंटू इमेजिनरी Z1 इमेजिनरी Z2 नहीं लिखेंगे तो आपके पास आंसर सिर्फ ये आ रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड जो कि आपको नज़र आ रहे हैं 4ac प्लस 4bd आ रहे हैं, ये इसके बराबर कभी भी नहीं होंगे, ठीक। तो अगर वेरीफाई कहा जाए तो इस सूरत में ये अगर नहीं हो तो यहाँ आप नॉट वेरीफाइड करके लिख सकते हैं या नॉट इक्वल करके भी आप इसे लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट की शक्ल में आपने लिखना है, ठीक। तो यकीनन ये प्रूफ डेट कहा है तो प्रूफ ही करना है, मतलब दोनों साइड बराबर ही आनी चाहिए। बराबर आने के लिए यहाँ ये इजाफी आपने लेनी है या समझ के रखना है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।